पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि इस बार पाकिस्तान का आका चीन भी बेनकाब हो गया। मौका था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक का। बैठक खत्म हुई, समय आया साझा बयान जारी करने का, लेकिन भारत ने साझा बयान के शब्दों पर कड़ी आपत्ति जताई और इस पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इस बयान में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में हुए हमले की निंदा की गई थी, जो भारत को कतई मंजूर नहीं था। लिहाजा साझा बयान जारी नहीं हो सका। लेकिन जो हो सका वो ये कि इस बैठक का मेजबान चीन पूरी तरह से बेनकाब हो गया। जो हो सका वो ये कि चीन के दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठन के मंच से रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोल दी और चेतावनी भी दे डाली कि अगर भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत फिर की तो फिर घुस कर मारेंगे। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंक कनेक्शन पर भी उसकी जोरदार पिटाई की भारत ने। आज हम करेंगे आवाज अड्डा में इसी पर खास चर्चा कि इसके आखिर मायने क्या हैं और ये कितनी बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत है और आगे से यहाँ क्षेत्रीय संगठन में भारत का दबदबा किस तरह से बढ़ेगा। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगा। उससे पहले ये देखिए रिपोर्ट। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि वो किसी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड रखने वाले चीन को उसकी ही जमीन पर भारत ने आईना दिखा दिया। सामने बैठे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी राजनाथ ने खूब सुनाई। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राजनाथ ने कहा कि भारत ने आतंक के खिलाफ जोरदार जवाब दिया है और जरूरत हुई तो आतंकियों को फिर से उनके घर में घुसकर मारेंगे। Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. दरअसल शंघाई समिट में चीन और पाकिस्तान चालबाजी कर रहे थे। वो पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक को आतंकवादी घटना बता रहे थे, लेकिन पहलगाम से पल्ला झाड़ रहे थे। शंघाई समिट के साझा घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र तक नहीं किया। इस चालबाजी को राजनाथ ने पकड़ लिया, साझा घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। आतंकवाद को लेके जिसको हम लोग चाहते थे कि उस डॉक्यूमेंट में जाए, उसके प्रति एक देश को आपत्ति थी, जिससे कारण से स्टेटमेंट को फाइनलाइज नहीं किया है। जैसे आपको पता है कि स्टेटमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होता है और इस कारण से स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ। इंडिया ऑन 7 मई 2025 सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर टू डिसमेंटल क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। राजनाथ का ये अंदाज विपक्ष के नेताओं को भी पसंद आ रहा है। युवा कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमार ने चीन और पाकिस्तान को आंख में आंख डालकर खरी खरी सुनाने के लिए राजनाथ की तारीफ की है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। साइन नहीं किया ठीक है, लेकिन ये नौबत क्यों आई? पाकिस्तान आतंकवाद का एक तरह से जन्मदाता है और उसका क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है और डिक्लेरेशन किया जा रहा है, तो ये हमारी कूटनीति का फेलियर है। शंघाई ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान की पिटाई हुई है। दरअसल चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पर खुली बहस के दौरान पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की, तो इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। पाकिस्तान के घिनौने एजेंडे का पर्दाफाश कर दिया। In this context, I am constrained to respond to the politically motivated remarks made by the delegate of Pakistan, one of the grave violators of the CAC agenda. Pakistan is casting unwarranted aspersions over UN processes and also smearing India at various discussions to pursue their nefarious agenda. शंघाई समिट से संयुक्त राष्ट्र तक आतंकवाद पर भारत का ये कड़ा रुख पाकिस्तान के लिए दो टूक संदेश है। आतंकवाद और शांति की बात
साथ साथ नहीं चल सकती। तो सवाल है कि क्या पाकिस्तान आतंक को समर्थन देना बंद कर देगा? शंघाई और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक्सपोज होने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आएगा? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में आतंकवाद पर पाकिस्तान सच में लगाम लगाएगा या सिर्फ धोखा देकर आतंक को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता रहेगा? इन्हीं सारे ज्वलंत सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में। मेरे साथ जोड़े हैं विशेष मेहमान, पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब हैं। वोरा साहब नमस्कार, आपका स्वागत हमारे शो में। और वोरा साहब के साथ हमारे साथ तीन और खास मेहमान हैं। रॉ के पूर्व अफसर कर्नल RSN सिंह साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक शुभांकर मिश्रा हैं और विदेश नीति की जानकार स्वास्थी राव हैं। आप सही मेहमानों का स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में इस बार मैं स्वास्थी आपसे करना चाहता हूँ कि SCO समिट जब हुआ है अब तक के आप डेवलपमेंट को देखें तो आतंकवाद एक बड़ा केंद्रीय मुद्दा था। एक समय आया जब इस SCO में आतंकवाद के ऊपर अलग विंग बनाने का, अलग सब ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला लिया गया, रैट जिसको कहते हैं। इसके बावजूद जब साझा बयान जारी करने की नौबत आई तो आतंकवाद पे दोहरा रुख क्यों? हाँ, नमस्कार आप सब लोगों को। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप मुझसे शुरुआत कर रहे हैं, तो इट्स अ नाइस चेंज, वेलकम चेंज। सो आप सब लोगों की इजाजत लेकर, स्पेशली दीपक वोरा साहब की, क्योंकि वो पहले ही उन्होंने मुझे बड़ा बकअप कर दिया है। जी नमस्कार सर। तो देखिए SCO की जहाँ तक बात है, देखिए SCO जो है वो भारत के लिए बहुत यूजफुल इस वक्त नहीं है, और उसके पीछे कारण ये नहीं है कि उसके पीछे दृष्टि में कोई कमी है। SCO जो है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के लिए की दृष्टि से आप देखें तो दोनों ही ब्रिक्स और SCO दोनों ही भारत का जो मल्टी अलाइनमेंट है फॉरेन पॉलिसी का, उसका एक तरह से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि SCO में पर्टिकुलरली जो वो एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, SCO जो है उसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी की बात भी होती है, पर वो सेकेंडरी है। लार्जली उसका जो फोकस है वो सिक्योरिटी और डिफेंस पर है। और ऐसे में उसका जो समझने वाली बात, आपने रैट्स का जिक्र किया, रैट्स जो है वो एकमात्र परमानेंट स्ट्रक्चर है SCO के अंदर, जिसको रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका काम ही है अलाइन करना काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड जो नीतियां हैं उनको। अब देखिए हुआ क्या है विगत पिछले कुछ वर्षों में, पर्टिकुलरली ये चाइना के लिए यूजफुल है, क्योंकि चाइना में जो शिनजियांग प्रोविंस है, शिनजियांग में जिसको ईस्ट तुर्किस्तान सेपरेटिज्म और वहां से जो एफिलिएट्स निकलते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए तो SCO का यूज वो कर पा रहे हैं। सिमिलरली रशिया के अगर आप बात करें तो रशिया में भी जो सेंट्रल एशिया से, जो अफगानिस्तान के जो रीजन से जो बहुत सारे एफिलिएट्स हैं, वो उनके लिए कारगर साबित होता है। पर हिंदुस्तान की जब बात आती है तो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा जो ग्लोबल टेरर का सोर्स है पाकिस्तान, वो वहां पे इक्वल फुटिंग पर है। और ये जो इस बाहर स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आफ्टरमाथ पूरा हुआ है हमारा डिप्लोमेटिक ओवरचर्स का एटसेट्रा, इसमें मैं इस पर्टिकुलर परिणाम से बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, उसके साथ एक ऑल वेदर फ्रेंड चाइना खड़ा है। चाइना डोमिनेट करता है SCO की इकोनॉमीज को। रशिया हमारा भी एक तरह का पुराना पार्टनर है, लेकिन आज की स्थिति में जियो स्ट्रेटेजिक जो रियलिटीज हैं उसमें वो चाइना के साथ झुकाव उसका दिखता है। तो SCO से मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। मुझे नहीं मालूम इसके बारे में इतना ज्यादा जो कवरेज हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दिस वाज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि SCO जैसे स्ट्रक्चर के पास भारत के लिए पहले भी कोई बहुत ज्यादा वो कारगर नहीं था पाकिस्तान की वजह से, और पर्टिकुलरली पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर और इसके आफ्टरमार्थ में तो वही हुआ जिसका कि हमें एक तरह से अंदाजा था। पर जरूरी ये है लक्ष्मण जी, और जिस बात को मैं रेखांकित करूंगी, जरूरी ये है कि भारत का जो स्टैंड है उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। अगर भले ही प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं या फॉरेन सेक्रेटरी बात करते हैं, फोन पे बात होती है, जहां भी होती है, भारत को अपने स्टैंड पे अडिग रहना जरूरी है, क्योंकि ये केवल भारत की बात नहीं है, ये एक पूरे ग्लोबल जो प्रॉब्लम है टेररिज्म की, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। भले ही अभी हमें ऐसा लगता है कि यही वजह है कि यहाँ पे इंडिया बिल्कुल अपना स्टैंड जो रखा है, वो आप यही जो कह रहे थे, बिल्कुल फर्म स्टैंड रखा। वहाँ पे किसी भी तरह का जो बयान आप देखें, स्पीच सुने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, वो बिल्कुल क्लियर कट था कि जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, कड़ी चेतावनी भी दी। और इसमें मुझे लगता है कि एक तरीके से
चीन के लिए बड़ी कह सकते हैं कूटनीतिक तौर पर शर्मनाक होता है जब कोई मेज़बान देश होता है, जब ऐसे कोई बड़ी बैठकें होती हैं तो मेज़बान देश की जिम्मेदारी होती है कि एक न्यूट्रल भूमिका निभाए और कोशिश करे कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट कम से कम आ जाए। जब ये ज्वाइंट कम्युनिके नहीं आता है तो मेज़बान देश के लिए बड़ी चुनौती भी होती है। हमने जब हमारे यहाँ G20 की बैठक हुई थी तो हम लोगों ने देखा भी था कितनी मेहनत करके यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया गया। लेकिन अभी इस बार हमने कोशिश किया है कि हम लोग यंगर से शुरू करें, पैनलिस्ट से। तो शुभांकर, आपके पास आऊँगा मैं कि स्वास्थ्य करें कि उन्हें बहुत आश्चर्य नहीं हुआ जो कुछ हुआ SCO समिट में। लक्ष्मण नमस्कार, जय हिंद। मुझे स्वस्ति जी की बातों से यकीन करने में कोई गुरेज नहीं है। SCO में इससे ज्यादा आप कुछ और उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपका वन ऑफ द मेजर बिगेस्ट पार्टनर चाइना है और पाकिस्तान जहां पे है, वहां भारत के हक की बातें अगर पूरा समुदाय एक साथ करे तो वो आश्चर्य है। ये आश्चर्य नहीं है कि भारत के खिलाफ वहां बात होगी। हमें एक चीज ये बिल्कुल साफ समझनी पड़ेगी कि आज हम उस दौर में हैं अपने इतिहास के जहां हमें अकेले ही चलना है। आज मुझे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात, वो उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है एकला चलो रे, वो याद आती है कि आज वो दौर है कि अगले 20 से 30 साल तक हमें अकेले चलना है। हमें अपनी सामरिक, हमें अपनी आर्थिक क्षमता इतनी बढ़ानी है कि बाकी देश फिर हमारे साथ आए। हम एक संक्रमण काल में है लक्ष्मण। हमारा आज इस पूरे विश्व में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है और हमें जितनी जल्दी समझ सके उतना बेहतर। वैसे भी डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता, बट ये हमारे लिए एक ऐसा दौर है जब हमारी बढ़ती हुई क्षमता जो है आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से वो बाकी देशों के लिए पैलेटेबल नहीं। तो अगर आज ये ज्वाइंट शामिल, अगर किसी वजह से अगर ये हो जाता तो ये शर्मल शेख पार्ट 2 होता। बिकॉज एक चीज जिस पे चर्चा होनी और भी जरूरी है कि बलूचिस्तान का जिक्र इसमें किया गया और बलूचिस्तान के जिक्र में भारत का बार बार पाकिस्तान भारत के ऊपर उसका डालता है, जबकि हमारा सिर्फ मोरल सपोर्ट है, हमारा और कुछ उससे लेना देना है नहीं। तो अगर ये इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो SCO हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो UN का सिक्योरिटी काउंसिल हो, यहाँ से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। हमारी सारी उम्मीद हमारा इंटरनल सोर्स होना चाहिए। हमारे पास 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हमारी इकोनॉमिक अभी जो स्थिति है उसमें एकला चलो रे वाले फॉर्मूला अपनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे मेरे सूत्रों ने बताया कि जब आप लोग बातें कर रहे थे तो एम्बेसडर बोहरा साहब एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे, तो मैं सोचा बोहरा साहब के पास चला ही जाऊँ सबसे पहले। बोहरा साहब, कैसे देख रहे हैं कूटनीतिक तौर पर इस पूरे डेवलपमेंट को? बहुत बहुत धन्यवाद। 74 साल का मैं हो गया हूँ, एनर्जी ड्रिंक नहीं पीऊंगा तो शराब पीऊंगा क्या? आई एम एंजॉयिंग हैविंग माय एनर्जी ड्रिंक बिकॉज अभी काफी देर तक मुझे जाना है। फिर मैडम स्वाति राव की मैं बात सुन रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर। अभी हम कह रही थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मुझे 52 साल हो गए मैडम। आई एम गोइंग टू कोट फॉर यू समथिंग, अंग्रेजी में है और यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। मैं कोशिश करता हूँ। फूलिश कंसिस्टेंसी इज द हॉबगॉब्लिन ऑफ लिटिल माइंड्स। जिनके छोटे दिमाग होते हैं वो कहते हैं मैं हमेशा यही करूंगा। कंसिस्टेंसी मच अडोर्ड बाय लिटिल नेताज, बाय फिलोसोफर्स एंड बाय साधु संत। मैम साहब, डिप्लोमेसी में कंसिस्टेंसी नहीं होती, वी कॉल इट स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे एक अंकल होते थे, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, मेरे दादा के दादा के दादा, उनका नाम चाणक्य था। उन्होंने कहा कीप स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। हमको सबको बता दिया मैं तो इसमें ये करूंगा, तो कहां गया, मैं तो डूब गया। सर, सेकेंडली अभी आपने बात की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसका नाम क्या है सर? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कहाँ पे है सर? वहां मेरा नहीं ख्याल वो नाइजीरिया में है, वो शायद चाइना में है। So the name itself tells you it's a China-centric organization. अब आप हमको बताते हैं सर, मैं आपकी सराहना करता हूं, आप बताते हैं क्या हो रहा है और फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताने की कोशिश करते हैं कैसे हो रहा है। हमारी ट्रेनिंग ये होती है समझने की क्यों हो रहा है, क्यों बनाया गया था इसको सर। 2001 में पहले 6 थे, फिर 8 देश हुए, फिर 10 हो गए। दुनिया का 25% एरिया है, 35% PPP में GDP है, 45% पॉपुलेशन एटसेट्रा। पर क्यों बनाया गया था इसको? क्योंकि एक देश है चाइना, वो नहीं चाहता था कि रूस वापस अपना दबदबा बनाए सेंट्रल एशिया में।
सेंट्रल एशिया, यूरेशिया जिसे हम कहते हैं, जो आगे जोड़ दें यूरोप के साथ, बहुत जरूरी है। वहां पर चीन कहता था सोवियत संघ तो भाग गया, अब मैं वहां पर चौधरी बनूंगा। इनिशियली रशिया को बहुत नाराजगी हुई थी इसके ऊपर, लेकिन बाद में जब रशिया खुद थोड़ा कमजोर पड़ गया और चीन के साथ उसने डार्लिंग शुरू कर दिया, तो उसने इसको स्वीकार किया। अब हमने क्या कहा है सर, आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब जो गए हैं, 52 साल डिप्लोमेसी में होने के बाद ये पहली बार मैंने देखा है कि इस टाइप का स्टैंड लिया। उनकी भाषा क्या थी सर, पहले ये कंसेंसस जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये गए अमृतसर के छोले खाने, हमने सीधी सीधी बात करनी है। आजकल हम डोसियर डिप्लोमेसी है ना, फाइल दे दी इसको, फाइल अंकल वो देखो आतंक कर रहा है, वो सब खत्म हो गया। नो मोर डिप्लोमेसी बट डेडली डायरेक्ट एक्शन डिप्लोमेसी। और क्या बोला है कि एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म को नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई आतंकी हमला हम पे हुआ इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं कि एक अभी जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना सर आपके साथ, राइट नाउ एनकाउंटर चल रहा है उधमपुर, कई ये जैश ए मोहम्मद इंटरनेशनली, बिल्कुल ये सारी चीजें चीन तक को नहीं दिखती। ये आश्चर्य होता है, क्योंकि हालांकि आश्चर्य अब नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान का, हाँ बोलिए, कंप्लीट करें। हाँ, मैं ये कहना चाहता था सर, आपने बिल्कुल सही बात, चीन इन मामलों में अंधा है। क्यों सर, हम लोग जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आ गए थे, चीन हमें रोक नहीं सका। हम गए थे कि भाई हम देखें यहाँ क्या क्या हो रहा है, कोई हमारे अगेंस्ट चीजें ना करे। अब जितने ज्यादा देश होंगे, चीन का जो इन्फ्लुएंस है उतना घटता जाएगा। और चीन इस पे मैं आगे आऊंगा, हाँ इस पे मैं आगे चलकर आऊंगा कि क्या, हाँ कि इस पे मैं आगे चलकर आऊंगा कि क्या इसकी सदस्यता को लेकर आगे हम लोगों को कुछ नई रणनीति अपनानी पड़ेगी, इस पे बातचीत करूंगा। लेकिन हमारे साथ कर्नल RSN सिंह साहब हैं, जो कि रॉ के अफसर भी हैं, पूर्व अफसर रहे हैं। RSN सिंह साहब, सारी बातें आपने सुन ली, आपको क्या लगता है कि इसको हम लोग भारत के एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाए, या फिर हमारे लिए एक संकेत है कि ऐसे हर्डल आने वाले दिनों में और भी आने वाले हैं? नहीं, इस बात को समझना चाहिए कि ये जो SCO डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये किस बैकड्रॉप में हो रहा है। पहली बात कि जब हमने ठुकाई की ऑपरेशन सिंदूर में और पाकिस्तान की ठुकाई की, चाइना कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद ईरान इराक का जो युद्ध चला, उसमें अगर कोई सबसे बड़ी नुकसान हुई है तो चाइना की हुई है। उसमें क्या हुआ सर, वो तो बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बनने चला था। व्हाट हैज हैपेंड? ना तो साउथ एशिया में साख गिर गई, वेस्ट एशिया में साख गिर गई, तो क्या बचा हुआ है चाइना का। तो इसलिए दोनों ने गैंग अप किया, और और उन्होंने मतलब एक डिटेल्ड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी भारत के खिलाफ उन्होंने अख्तियार किया। और हमने आपको ये भी बता दें कि हमारी जो डेलीगेशन यहाँ से गई राजनाथ सिंह के साथ, वो तमाम जो मेंबर्स हैं उन सब को बिल्कुल जो सैटेलाइट इमेजरी और बाकी प्रूफ उनको दिया गया था इस मीटिंग के पहले। और उसके बावजूद वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं है उसमें ये लश्कर तोयबा के कई हमें पहलगाम का जिक्र नहीं है, बलूचिस्तान का जिक्र नहीं है। अब भाई साहब, बलूचिस्तान का तो आप देखिए ना, चाइना को तो मुनीर से पूछना चाहिए ना। उसने तो ट्रंप को जाके कह दिया कि ले लो, तुम कहाँ यूक्रेन में लगे हुए हो, हमारे पास उनके पास $1 मिलियन का रिजर्व है, हमारे पास $1 ट्रिलियन का रिजर्व है। दिस व्हाट ही सेड। तो उनसे जाके आप बातचीत करो ना। और ये पहली बार हुआ है साहब कि जॉइंट कम्युनिके पहली बार हुआ है कि इशू नहीं हुआ है। तो अगर हम मान लीजिए अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करते, तो फिर तो ये लेजिटिमाइज हो जाता है ना पाकिस्तान का टेररिज्म। तो इसलिए हमने केवल प्रोसीजरल डिसेंट नहीं किया है। We have not confined ourselves to procedural dissent. हमने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन किया है इस बार। And that is where I feel मेरा सीना चौड़ा हो जाता है।
ये बिल्कुल स्ट्रेटजिक हमने, हाँ बिल्कुल, ये परंपरा से हटकर है और भारत ने बिल्कुल अपना यहाँ पे दिखाया है कि हम कहीं कोई कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में है नहीं। एम्बेसडर वोरा साहब, अभी तो ये डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक थी, अगले कुछ महीनों में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होनी है, तो क्या माना जाए कि उसके लिए एक बैकग्राउंड अभी से तैयार हो गया है और भारत की रणनीति अब यहाँ से क्या होनी चाहिए? शुरुआत हमने की है एससीओ के साथ कि ये कंसेंसस की भाषा गई, चले जाओ जाके चिंग चोंग पिंग पोंग का जो भी वो खिलाता है चीन, वो जाके खाओ। हम लोग वही करेंगे जो सीधा हमारे हित में होता है। सर मैं तो रहा हूं, मैं तो एससीओ की मीटिंग्स अटेंड किए हैं, रात को बैठ के हमारे मंत्री जी तो चले जाते थे सोने के लिए, हम जूनियर डिप्लोमेट्स बैठ के लिखते रहते थे कि क्या कंसेंसस डॉक्यूमेंट सबको स्वीकार हो एटसेट्रा। अब जो है नई पॉलिसी, फॉरगेट अबाउट इट, सीधा अपना पक्ष रखो, कोई अगर उसमें स्वीकार नहीं करता जाइए, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। तो ये जो समिट होगा उसके लिए ये संदेश है कि जरा चालाकी करने की कोशिश मत करो कि बलूचिस्तान में बहुत हमला हो रहा है, पाकिस्तान रोता फिरता है कि देखिए जी सबसे ज्यादा मौतें आतंक के कारण मेरी हुई हैं, और टाइगर आतंक को पैदा तूने किया है, अब वो जब तेरा खून पीने आ रहा है तो क्यों शोर मचा रहा है, आग भी तू लगाए और फायर ब्रिगेड का डायरेक्टर भी तू हो, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस। और बलूच क्यों लड़ रहे हैं? दिस इज व्हाट वी सेड इन आवर इनफॉर्मल कंसल्टेशन, जो हमने बातचीत करते हैं ना दूसरी डेलीगेशन से, बलोच लड़ अपनी आजादी के लिए किसको मार रहे हैं? पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को। आपके आतंकी किसको मारते हैं? इनोसेंट टूरिस्ट को, सिविलियंस को। तो क्या मुकाबला है दोनों के बीच में? क्या नॉनसेंस। यू नो द प्रॉब्लम विद चाइना है, वो सोचा सारी बुद्धि भगवान ने मुझे दे दी है, भगवान बल्कि उसकी बुद्धि निकाल के ले गया, सिर खाली है उनके। हालांकि इससे भी बड़ा, इससे ज्यादा दुखद बात ये होती है कि जब चाइना के स्ट्रेटजी को सपोर्ट करने वाले लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे तो जो बलूच ने किया है वो दरअसल पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश के तहत किया जा रहा है, इसलिए आतंकी घटना भी है। भारत ने कोई सबूत नहीं दिया और सीधे पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो कैसे माने कि आतंकी घटना थी? और इस दलील के आधार पर चीन के कदम को कई लोग सपोर्ट करते हुए दिखे। आज दिन भर मैं कई लोगों का बयान सुन रहा था। स्वस्ति राव, इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसे में भारत की रणनीति में कुछ और बदलाव लाने की जरूरत है? हाँ, देखिए यहाँ पे सिर्फ चाइना सेंट्रिक बात हो रही है। बात आप मतलब इजराइल को छोड़कर, और इजराइल ने मतलब कई बार इस बात को किया अंडरस्कोर कि वी स्टैंड विद इंडिया, लेकिन असल में किसी कंडेम किया सबने टेरर अटैक को, लेकिन पाकिस्तान से लिंक नहीं किया। अभी सुबह ही आपने देखा होगा कि एक बहुत वायरल हो रहा था एक क्लिप जिसमें शशि थरूर साहब जो हैं वो मॉस्को में एक बात कर रहे हैं रशियन पार्लियामेंटेरियन से, और वहाँ पे वो उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि हम एक ऐसा टास्क फोर्स बनाएंगे, मतलब रशियन जो पार्लियामेंटेरियन है वो बोल रहे हैं कि हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे जिसमें हम इंडिया और पाकिस्तान, ईरान, टर्की और रशिया इनको रखेंगे। और शशि थरूर को वहां पे क्लियर करना पड़ा कि आप कैसी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम कैसे हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए चाइना के साथ तो हमारी जो कंपटीशन है या जो हमारे इश्यूज हैं वो बड़े स्ट्रक्चरल हैं। बात यहाँ समझने वाली ये है कि जो हमारे पार्टनर्स भी रहे हैं वो इस मामले में उस तरह से खुलकर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं जैसा कि हमारी उम्मीद थी। अगर नहीं होगी वो अलग बात है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी में आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपकी बात से इत्तेफाक भी रखें, उसको सपोर्ट भी करें, मॉरल सपोर्ट करें, टेक्निकल सपोर्ट ना करें। तो ये बात समझने की ये है कि इससे हमारा टेक अवे क्या है। देखिए टेक अवे ये है कि एससीओ की रेलेवेंस हमारे लिए क्यों है, क्योंकि एससीओ की रेलेवेंस है क्योंकि हम एससीओ के जरिए पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के जरिए सेंट्रल एशिया को एंगेज करते हैं। तो सेंट्रल एशिया को एंगेज करने के लिए क्या एससीओ में रहने भर से काम हो जाएगा? नहीं, एससीओ में हम बड़े प्लेयर नहीं हैं। सेंट्रल एशिया को एंगेज करने में भी हम बड़े प्लेयर नहीं हैं। सेंट्रल एशिया को एंगेज करने के लिए हम ईरान के थ्रू और भी रास्ते अख्तियार करते हैं, जैसे ईरान के थ्रू हमारे ट्रायलैटरल्स हैं, हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान है, ये सब भी हम करते हैं। बात यहाँ पर यह होनी चाहिए जिससे कि मैं सहमत हूं कि अगर एससीओ हमारे लिए बिल्कुल भी किसी मतलब पर्पस का नहीं है तो इंडिया को अपने एससीओ एंगेजमेंट को आने वाले वक्त में कैसे शेप करना है, और क्या इसका असर हमें ब्रिक्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रिक्स में भले ही पाकिस्तान नहीं है लेकिन ब्रिक्स में चाइना है। और क्या चाइना वहां पर जब इस पर कोई जॉइंट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि थोड़े ही दिनों में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो क्या वहां पर हमें ये देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमें अपने जो पोस्चर है, जो देखिए डिप्लोमेसी टूल है और लेकिन स्टैंड तो प्रिंसिपल्ड होता है ना।
स्टैंड की बात है यहाँ पर। अगर स्टैंड हमारा है तो फिर हम डिप्लोमेसी को तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये देखने में है कि यूटिलिटी हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए कितनी है एससीओ जैसी संस्था की। बाकी वहां पे राजनाथ जी ने जाकर और कहा कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, वो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है और वही रहना भी चाहिए। और उसमें देखने वाली बात है कि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ये जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट की का सपोर्ट किसने किसने किया और इस ड्राफ्ट को अपोज किसने किसने किया। बलूचिस्तान को वहां पे डालना और पहलगाम को ना डालना, या तो दोनों को ही नहीं डाला जाता, और या फिर तो इस पे भी मैंने जो स्टेटमेंट सुने हैं लक्ष्मण जी, वो स्टेटमेंट मैंने सिर्फ इंडियन ट्विटर पे देखे हैं, इंडियन सोशल मीडिया पे देखे हैं। अभी तक मैंने इस पे कोई ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स हैं कि रशिया में क्या मीडिया रिपोर्टिंग है या ईरान में क्या रिपोर्टिंग है, ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है, अभी मैंने उसको नहीं देखा है। तो उससे भी हमें एक पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में ये विंड जा रहा है और हमको बेसिकली क्या उम्मीद वहां पे लगा के होनी चाहिए। और एंड ऑफ द डे मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, जो मेरा लास्ट पॉइंट है कि हमें थोड़ा सा ना इंटरनल हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि बेसिकली अल्टीमेटली हमारी जो कैपेबिलिटीज है या कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, उसके जो सोर्सेस हैं अभी हमें उनको ठीक से हार्नेस करना है, वो हमारा मेन काम है। हमारा साथ कौन देता है कौन नहीं देता है, तो फॉरेन पॉलिसी का तो टेरेन बहुत ही ऐसा ही होता है ना, पीपल आर states are, there are no permanent friends, there are only permanent interests. तो अगर कन्वर्जेंस है तो we should not be putting that line too much. Yes. तो मुझे हमें इंटरनल चीजों को थोड़ा सा और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। आरएसएन सिंह, क्या रास्ता है हम लोग के लिए? हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। ये फॉर्मुलेशन तो पहले ही कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, that every act of terror will be treated as an act of war, and that is what is being echoed everywhere. तो कंसिस्टेंसी है ना अभी इसमें। ये तो नहीं है कि राजनाथ सिंह कुछ और बोल रहे हैं या कुछ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट हमने शुरू से लाइन ले रखी उसी लाइन पे है। हाँ, और हमने एक हमने कहा भैया कि ये न्यू नॉर्मल है। वो तो आसिफ मुनीर भी जाकर बोला है कि हिंदुस्तान ने एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश कर दिया है। उसी न्यू नॉर्मल के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि साहब ये देखिए, इट्स रियली अ मैटर ऑफ प्राइड। ये बदली हुई जो भाषा है ना हमारी सर, इट इज ये आप उसी का असर है। आपकी जो जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहे नो, मैं जस्ट थोड़ा सा मैं हटके, यहाँ बहुत बकवास चल रहा था कि मोदी साहब ने इंडिया पाकिस्तान का हाइफनेशन कर दिया, जो डी हाइफनेशन हुआ था उसका हाइफनेशन। अरे सर क्या बात कर रहे हैं। तो देखो वो पूरी, आपने कभी सुना है कि किसी देश का राष्ट्रपति किसी को बुला के ओवर द शोल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, उससे बुला के क्लोज वो डोर लंच कर रहा है? उसने तो पाकिस्तान को खत्म कर दिया सर ट्रंप ने। तो इसको हाइफनेशन बोलते हैं या डी हाइफनेशन बोलते हो? इससे क्या बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि प्रधानमंत्री को नहीं बुलाता, राष्ट्रपति को नहीं बुलाता, वहां के सेना प्रमुख को बुला करके वो लंच करता है उसके साथ कि अपने खत्म। जो स्टेट का एक जो लेजिटिमेसी होता है वो ट्रंप ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तो बर्बाद है सर। शुभंकर मिश्रा, ये जो हमारी रणनीति है, जो हमने बिल्कुल फर्म कमिटमेंट कर रखा है और जो बार बार जो नई हमने घोषित जो रणनीति बना रखी है, शायद अब इस कम से कम रीजनल में बहुत एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा, लोगों को अखड़ रहा है, जिसको मोटी भाषा में कहें तो। यही इसका एक प्रतिबिंब आपको देखने को मिला ऐसी जगहों पे जो चाइना खुल करके पाकिस्तान के साथ आता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मण, ये किया भी इसीलिए गया था कि लोगों को अखरे, लोगों को अच्छा लगने के लिए नहीं किया गया था। मुझे लगता है कि भारत रणनीतिक रूप से उस दौर से बाहर आ चुका है जब हम लोगों को अच्छा लगने के लिए काम करते थे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत यही रही कि स्वतंत्रता के बाद से हम लोगों ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को पीछे रखा और एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट बनने की कोशिश की, चाहे वो चीन को, चाहे वो
सिक्योरिटी काउंसिल की सीट देने का मामला हो या नॉन अलाइंड मूवमेंट में जाने का मामला हो, तो हम एक आइडियोलॉजिकली चीजों को लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, जिसका एक्चुअली अगर आप देखें तो वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हुए था। मैं पॉलिटिकल इस पे नहीं जाना चाहूंगा कि किस पार्टी का क्या स्टैंड रहा, बट एक हमारी जो थॉट प्रोसेस थी वही हमारी थॉट प्रोसेस फ्लॉड थी। तो उस वजह से हम एक मोरल हाई ग्राउंड के पीछे पड़े हुए थे, और वो मुझे एटलीस्ट पर्सनली बहुत खुशी है कि हम इस मोरल हाई ग्राउंड की वजह से जितना हमारा नुकसान होना था, अब हम और नुकसान लेने को तैयार नहीं है। और जैसे कर्नल आर्सन सर ने बोला, ये संदेश आज का जो है वो चीन के लिए कम है और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा है। आपको मैं सिर्फ 2-3 चीजें इन कंटिन्यूएशन बताना चाहूंगा। पहला, हमारा जो नेशनल स्टैंड है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इट्स ऑनगोइंग। सेकंड, सिंधु वाटर संधि जो है, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी जो है, दैट इज हेल्ड इन अबेयंस, इट हैज नॉट बीन रैटिफाइड, इट विल नॉट बी रैटिफाइड बाय एआस एनीमोर। थर्ड, हम हर एक्ट ऑफ टेरर को एज एन एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, और ये तीनों चीजें अगर आप जोड़ के देखें तो ये चीज हमारा एक स्टैंड है जो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल क्लियर है। समस्या दूसरी है, समस्या ये है हमारे देश की, और हमारे देश के इंटरनल अगर मैं बात करूं, हमारे देश में इंटरनल समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो राजनीतिक फायदे के लिए अपनी नई तरकीबें निकालता रहता है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के चीजों में अपनी पैर फंसाता रहता है। अब जैसे ईरान और इजराइल का ही एग्जाम्पल आप ले लें, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वर्ग को, राजनीतिक वर्ग को तकलीफ ये है कि हम इजराइल के साथ खुल के क्यों खड़े हैं, हम ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हैं, जबकि सरकार ने एक तरीके से बहुत ही बैलेंस स्टैंड लिया है, दोनों के खुल के किसी के साथ नहीं खड़ी। क्या हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखें जहां पे इजराइल हर समय हमारे साथ खड़ा रहता है, बजाय इसके कि ईरान का साथ दें जो हर समय पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है? तो वहां नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रिलीजियस इंटरेस्ट और एक उम्मा का जो इंटरेस्ट है वो कई बार लोगों को फोर्स कर देता है कि आप एक लाइन ये पकड़ें जो आपके नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। इजराइल हमारे साथ एक आज की डेट में रशिया के साथ अगर आपका ऑल वेदर फ्रेंड कोई है तो वो इजराइल है, जो कि समवेयर क्लोज टू ऑल वेदर फ्रेंड। वो भी इसलिए है क्योंकि दोनों की स्थिति हमारी एक जैसी। ये बहुत अच्छी बात है। अब आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि जो हम लोग जो डिप्लोमेसी में हम लोग जो आगे बढ़त बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार इंटरनल पॉलिटिक्स एक नए चैलेंजेस हम लोगों के लिए वहाँ पे खड़ा करता है। एम्बेसडर वोरा साहब मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कुछ बोलना चाहते हैं। एम्बेसडर वोरा साहब, बाकी जो चीज़ें शुभंकर बोले उस पर कुछ कमेंट करना चाहे तो करिए, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा आगे बढ़कर क्या है कि बिलावल भुट्टो ने साफ तौर से पहले धमकी दी कि 6 नदियों पे हम कब्जा कर लेंगे अगर भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो, और कुछ ही घंटे बाद भारत की तरफ से जवाब भी आ गया है, गिदर भड़की बंद करिए, हम कोई पानी वानी नहीं देने वाले, भारत के हिस्से का पानी भारत के पास ही रहने वाला है। तो अब आपको लगता है कि आतंकवाद को शायद दरकिनार करके पाकिस्तान की पहली कोशिश है किस तरह से पानी मिलना शुरू हो जाए हमारे लिए, अब ये दबाव बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है? सर, ये बागड़ बिल्लो कौन है जिसका नाम लिया अभी आपने? ये किसी ने कुछ कहा कि मैं 6 नदियों का ले लूंगा, ये कौन है? बिल्लू भाई भुट्टे वाला। हाँ, हमें पता चला कि आपके पुराने जानने वाले हैं। ये पुस्तक मेरी देख रहे हैं, आपके सामने दिखा रहा हूँ, चाणक्य नीति। क्या लिखता है? अभी बात हो रही थी प्रिंसिपल्स। अरे सर, अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो अपने राष्ट्रीय हित को लॉकर में डाल दीजिए, और अगर राष्ट्रीय हित चाहिए तो प्रिंसिपल्स को लॉकर में डाल दीजिए। चाणक्य ने एक चीज बड़ी मजेदार कही है, और हमने सफर किया, जो आप बता रहे थे, सारी दुनिया हमको अच्छा समझे, जो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है ना प्रिंसिपल्स में, जब तूफान आता है सबसे पहले वो गिरता है, और जो फ्लेक्सिबल है वो रहता है, वो जीवित रहता है। तो ये प्रिंसिपल्स की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, मेरे जन्म से भी पहले। चाणक्य ने तो इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। अब ये जो बोल रहा है ये बेवकूफ, क्या करेगा? ये एटम बॉम्ब फेंकेगा हमारे ऊपर। अरे, एक अमेरिका का भीख में दिया हुआ तेरे पास बॉम्ब है और उसको तो बड़ा अपने आप को समझता है। इसकी बात क्यों सुनते हैं सर? वैसे ही आधा जो भी है। सो बेसिकली अब मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है सर, जो मैं देख रहा हूँ कि इसको हम फ्रेंच में कहते हैं तू साजिमुज, अंग्रेजी में ओमनी डायरेक्शनल। हर तरफ से हमने पहले तो है बता दिया कि अगर आतंकी हमला हुआ हम टांगे तोड़ देंगे आपके। दूसरा, हमने पानी बंद कर दिया। तीसरा, ट्रेड बंद कर दिया। चौथा सर, ये जो बैंकिंग का सिस्टम है इंटरनेशनल, आप देखिएगा अभी वहां पर भी एक्शन होगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी एक्शन लिया जाएगा। आप देखते हो वो बैठ गया है यूएन की इस संस्था में, उस संस्था में, इट डजंट मैटर। और फिर फाइनली अभी ये हुआ था कि कमेंट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। किसने मुखालफत की थी?
डिप्लोमेसी में इफ यू डोंट कंडेम, वो हम ले लेते हैं एज सपोर्ट। बहुत से लोगों ने प्राइवेटली हमें कहा है क्यों खड़ा होकर वो शोर मचाए। किसी ने नहीं कहा पब्लिकली कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ी खराब चीज थी। इसका मतलब वो समझते हैं कि आतंक के बरखिलाफ लड़ रहे हैं। ये डिप्लोमेसी की नुआंसेस होती हैं जो मुझे 52 साल लगे हैं समझने। हमारी बेटी स्वाति भी जल्दी समझ जाएगी इसको। सो दिस इज द इशू एज फार एज कंसर्न। अब हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस। हमारे दो आतंकी, एक आतंकी पड़ोसी है और एक आप है, किसी से टेक इट फ्रॉम मी सर। भारत की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात करते हैं फाइन, लेकिन आज मेरे पास सर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर है, जो कर्नल साहब बता रहे थे। नहीं, कर्नल साहब के पास में जाना चाह रहा था। कर्नल साहब, आपको लगता है कि आगे चलकर इस तरह के डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान ये दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह से ये सिंधु जल समझौता जिसको एबेंस में डाला गया है, इसको भारत थोड़ी सी रियायत दे यहाँ पे, चूंकि सबसे गहरा और सबसे लंबी चोट यही कर रहा है? अवश्य कोशिश करेगा। पानी तो चाहिए ना सभी को, अवश्य कोशिश करेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस समय ये जल संधि, ये समझौता हुआ था, उस समय हमारी शाख बहुत नीचे थी। और एक तरह से उस समय जो जियो पॉलिटिकल हालात है, तो उन्होंने हमको उनका जो अनफेयर जो ये इंडस वाटर ट्रीटी जो ये किया गया, हमको मानना पड़ा। और बहुत सारी चीजों में मैं एक जियो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ। 1954 तक जो हम तो यही डरे हुए थे कश्मीर को लेके, क्योंकि हमारे पास कोई वीटो करने वाला नहीं था। उसके बाद ये क्रुश्चेव और बुल्गारिन का यहाँ विजिट हुआ, फिर उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, इत्यादि इत्यादि। और अगर यहाँ से आवाज हमको दोगे तो हम वहां मॉस्को में सुन लेंगे, हम आ जाएंगे। तब जाके हमने अपने आप देखना आप कि आर्टिकल 370 को अपने धीरे 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 डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। तो उसी तरह उसी सर्कमस्टांसेस में ये साइन किया गया था। दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू। अब ये जाएंगे, रोना तो रोएंगे ये लोग, लेकिन इस तरह की भाषा कि हम 6 नदियां पर कब्जा कर लेंगे और ये कर लेंगे, मतलब क्या यू आर मेकिंग, क्या अंग्रेजी में बड़ा खराब शब्द है, नहीं वो इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अपना मजाक आप अपना खुद उड़ा रहे हो साहब। और इससे क्या होता है? अभी इतनी वोरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अंग्रेजों के दिए हुए वो बॉम्ब, और मैं तो बिल्कुल आई एम कन्विंस्ड दैट पाकिस्तान नेवर हैड अ न्यूक्लियर वेपन। एक उन्होंने लॉकनोर में वो जो हमारा लाफिंग बुद्धा था, उससे भी कमजोर एक बॉम्ब मिला जुला के कहीं ये किया था। बाकी ये वहां पर ये जितने आपके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से वो अमेरिका के द्वारा वहां पर लाए गए थे। आगे आया एक शाहिद अजीज है, एक लेफ्टिनेंट जनरल, उनसे उनकी आर्टिकल आई है कि जकोबाबाद नूर खान एयरबेस फसली। मुशर्रफ साहब आए GHQ में एज प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि यार वो कह रहे हैं कि हमारे पायलट्स को टच डाउन करने के लिए जगह दे देना, और ना मतलब सबने मना किया, उन्होंने कहा नहीं मैंने कमिट कर दिया है। और फिर प्रेसिडेंट का फोन आता कि सुनो ट्रूप्स भी भेज दो उसके सिक्योरिटी के लिए। और जब वो लिखते हैं कि जब पाकिस्तानी ट्रूप्स वहां पे गए हैं तो उनको ये अंदर नहीं आने का वो रिपोर्ट किया इन्होंने कि अमेरिकन ने टोटली कैप्चर ले लिया है इसको। नूर खान बेस में तो एक उसने लिखा है कि एक पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिसर था, उसने बोला कि ये क्या कार्गो है हमको बताओ। जब बहुत इंसिस्ट किया तो उस अमेरिकन ऑफिसर ने पिस्टल निकाल ली, बोला कि बकवास बंद करो, ये तुम्हारे लेवल की बात नहीं है ये। ठीक है सर, तो ये तो वोरा साहब ने बिल्कुल सही कहा। और ये इतनी बड़ी बात, अब बताओ क्या शाख रह गई है पाकिस्तान की? आप क्या कौन सा ऐसा, मतलब एक चाइना छोड़ के कौन सा ऐसा मुल्क है जो इनके सपोर्ट में आएगा पाकिस्तान के? और ये बलूचिस्तान कर रहे हैं। व्हाट अबाउट खैबर पख्तूनख्वा? खैबर पख्तूनख्वा की हालत उतनी ही बुरी है जितना बलूचिस्तान का है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारण में।
तो आप जो भी वहां पर बलूचिस्तान ये कि उसका जिक्र करो और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं करो। और इट इज हाई टाइम हमको अटेंड जरूर करना। हमको सर हम लोग ऐसे हमको इन कोई फोरम बाइकआउट नहीं करना चाहिए और हमको इसी तरीके से हमको स्ट्रेटेजिकली डिसरप्ट करना चाहिए जहां पर हमारी सोच को इज्जत न दी जाए, हमारी सेंसिटिविटीज को इज्जत नहीं जाए। ऐसे फोरम पर जाके हमको उसको इंटरनली उसको जाके सबोटाज वर्ड नहीं यूज करूंगा, डिसरप्ट करना है हमको, जाके डिसरप्ट करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह से आतंकवाद को खुलेआम समर्थन दे रहे होते हैं। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। शुभांकर, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि ठीक है, हमने यहाँ पे एससीओ समिट में पाकिस्तान को बेनकाब किया, डिसरप्ट किया, अपनी बातों को बहुत पुरजोर तरीके से रखा, लेकिन पहलगाम हमले के बाद हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि सच्चाई दुनिया के सामने बताया जाए। सांसदों का दल गया। इन सब के बावजूद चीन का खुलेआम पाकिस्तान को समर्थन करना, अमेरिका के आसिम मुनीर के साथ लंच करना, और कई देश अभी भी खुल करके पाकिस्तान की आलोचना करने से बच रहे हैं। आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा प्रभावशाली कदम उठाने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक कदम उठाने पड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके? लक्ष्मण, मेरा जो अपना एम्बेसडर बोरा साहब ने बोला, मैं उन्हीं की बात को फॉलो करते हुए आगे थोड़ा सा अगर बताऊं आपको कि मुद्दा ये नहीं है कि हमें पाकिस्तान को अलग थलग करने की जरूरत है। पाकिस्तान को अलग थलग करना हमारा फोकस होना भी नहीं चाहिए। वो अपने आप अलग थलग जिसको भी करना होगा वो करेगा, बिकॉज हमारे बोलने से कोई भी देश अपना नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जिस समय एक ये यूफोरिया चला था ट्रंप के इलेक्शन टाइम पे, तब बहुत से लोग भारत में खुश हो रहे थे। तब भी मैंने बोला कि ट्रंप भारत का नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है, उसका इंटरेस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट है। तो ये हम एक अजीब सी दौड़ में जा रहे हैं कि पाकिस्तान को लोग बुरा बोले। क्यों बोले यार? जिसको अच्छा बोलना है बोलता रहे, हमारे सिर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी। और मैं एक चीज जो आरएसएन सर ने बोली उसको आगे बढ़ाते हुए अगर आपको बोलूं, लॉजिकली अगर आप सोचिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो गधे तक बेच के पैसा कमा रहा है, जिसने जमीन चाइना को बेची और जमीन बेच के चाइना को उसने वहां से पैसे लिए। वो देश जो मैं आपको ये पॉइंट पे जहां पे आना चाह रहा हूं वो है आपका न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का। पाकिस्तान के ऊपर चार्जेस थे कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। पाकिस्तान के ऊपर चार्जेस थे कि उसने ईरान को नो हाउ दिया। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान अपनी काबिलियत से न्यूक्लियर बम बनाता तो अब तक क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया को जितने लोग खरीदने वाले थे उनको बेच नहीं चुका होता? मुझे तो ये भी लगता है कि जो अमेरिकन स्टॉक फाइल है उनके पास, और जो उनके पास थोड़ा बहुत हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर भी यूएस कंट्रोल में है, उनका सॉफ्टवेयर उसके पास नहीं है। ये तो जिस तरीके का देश ये है, अब तक ये सबको बेच चुका होता, ऐसा कुछ भी इनके पास नहीं है। मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि शायद इनके पास यूरेनियम एनरिच करने की कैपेबिलिटी भी है, वो भी बहुत ही लो ग्रेड और बहुत लोअर कैपेबिलिटी है, जिसका ये कुछ नहीं कर पाते। नहीं तो ये एनरिच यूरेनियम बेच रहे होते, ऐसे भुक्खड़ लोग हैं। तो पाकिस्तान के साथ एक हम अजीब सी दौड़ घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग पाकिस्तान की बुराई करें, ना करें। जो एम्बेसडर बोरा ने बोला कि कंडेम ना करना आपका सपोर्ट करना होता है, इस चीज को हमारे पॉलिटिशियंस चक्कर क्या हो रहा है लक्ष्मण जी, कि हमारे यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में नरेंद्र सरेंडर से लेके जिस तरीके की बातें होती हैं, उसमें आपको अगर कुछ भी बोलना है जानते, और ऐसा नहीं कि ये लोग जानते समझते नहीं है। मैं कुछ पार्टियां जो
मतलब उनको अगर आप छोड़ दें, जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं उनकी बुद्धिमत्ता पे पूरा यकीन करता हूं, उनको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन चूंकि उनको कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिलता जहां वो सरकार को घेर पाए, तो वो ऐसी चीजों पे घेरने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के वो एक परसेप्शन में एक दिक्कत होती है, परसेप्शन में शुभांकर एक दिक्कत होती है, लेकिन चैलेंज तो होता है ना कि अगर कोई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, उसको हम बदल सकते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को दूसरे देश समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनके यहाँ क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस खोल करके, उनके यहाँ स्पेशल इन्वेस्टमेंट करके, तो जब तक कि हम अभी उस लायक मजबूत नहीं हो जाते, तब तक तो हमें रोकने के कुछ न कुछ डिप्लोमेटिक कदम तो उठाने होंगे। चूँकि ऐसा नहीं कि हम अकेले चलते रहेंगे, बाकियों को भूल जाएंगे, अभी उस स्थिति में तो हम आए नहीं। हाँ, ये ज़रूरी है कि रणनीति सही है, लेकिन जब तक कि नहीं उस हालात में आते हैं, तो हमें थोड़े बहुत तो देखने पड़ेंगे कि बाकी लोग भी यहाँ से दूरी बना के रखें पाकिस्तान से। एम्बेसडर वोरा सर, ये बिल्कुल कह रहे थे सही मिश्रा साहब। आई मीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनकी एनालिसिस जो रही है। आप तो खैर यू आर आउटस्टैंडिंग। मैं इसमें जिक्र करूंगा सर कि जब हम लोग इन डिप्लोमेसी किसी चीज की बात करते हैं, आपने अभी कहा है कि हमारी क्या रणनीति होती। सर, अमेरिका को सारी दुनिया आज ये मैकडोनाल्ड ट्रम्प को भूल जाइए, इससे पहले क्यों इज्जत करते थे सर, जिन्होंने कभी अमेरिका नाम भी नहीं सुना था। मैं आपको बताता हूँ, इज्जत करते थे उसकी आर्थिक ताकत की और उसकी मिलिट्री ताकत की, डरते भी थे और उससे मोहब्बत भी करते। बड़ा ओपन सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम। अलग बात है कि वहां का जो गहरा राज्य है वो बहुत तंग करता है, काला राज्य जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं। चीन से लोग क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं? क्या उनको चॉपसुई और नूडल्स खाने का शौक है? उसका पैसा उनको अच्छा लगता है, उसकी जो मिलिट्री ताकत थोड़ी बहुत है, उसके पड़ोसी उसीलिए उसको टॉलरेट करते हैं। भारत को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हमने किसी पर हमला नहीं किया है, क्योंकि हमारी आर्थिक ताकत बढ़ती जा रही है, हमारी मिलिट्री ताकत बहुत बढ़ चुकी है, हमारी जनसंख्या नंबर, जितनी चीजें ग्रेट पावर होने के लिए होनी चाहिए वो भारत के पास है। तो इसीलिए आज भारत के साथ भी ये दोस्ती करते हैं। सो सर, ये कहना कि हमें आगे हमें नहीं देखना है सर, अब बाकियों को देखना है भारत क्या करता है। बिकॉज हमने साबित कर दिया है, किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, मैं वही करूंगा जो मैं सही समझता हूं। और हमारे अपने पॉलिटिशियंस अगर कुछ और समझें तो सर, एक सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है, मैं उसका फाउंडिंग डायरेक्टर हूं। हम लेक्चर दे दिया करेंगे ना कूटनीति पर, उनको भेज दिया करें, फ्री में कर देंगे सर, सो दैट दे अंडरस्टैंड। एक चीज़ जो मैं सोच रहा था आपसे पूछूंगा, चूंकि आपने काफ़ी करीब से इस पूरे सिंधु जल समझौते को देखा है आपने, तो आपको लगता है कि हम लोग पास और भी कई सारे डिप्लोमेटिक रास्ते हैं जिससे हम इस संधि को एम्बेंस में डाले रख सकते हैं? एक तो आतंकी घटना, पाकिस्तान के आतंक को बढ़ावा देने वाला एक लॉजिक है, दूसरा और भी क्या क्या हमारे पास हथियार हो सकते हैं इस ट्रीटी को एम्बेंस में डालने के लिए? 3 चीजें होती हैं सर। पहला होता है आपका डिप्लोमेटिक एक्शन, जिसमें हमने इनको आइसोलेट कर दिया है टोटली, इसको हम ट्रिपल लॉक कहते हैं। पहला, डिप्लोमेटिकली आपने बिल्कुल अलग कर दिया। चीन भी उसको पसंद नहीं करता है सर। अभी चीन उसको कहता है, यार टाइगर तू तो पहुंच गया था भोजन करने, वो क्या मैकडोनाल्ड ट्रम्प के साथ, तो मैं कौन हूं? मैं तो सुना था कि मैं तेरा दामाद हूं या ससुर हूं या जो भी है, ये क्या तू कर रहा है? और मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने बुलाया था कि भाई तुम चीन से थोड़े दूर हट जाओ, मेरे पास आ जाओ। फर्स्ट, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, वो हमने कर दिया। सेकंड होता है इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। वो भी आप देख रहे हैं, अगर वो फटफ में वापस चला गया तो वो उसकी तो बर्बादी हो जाएगी ना, पटून भी पड़ जाएगी उसकी। आप देखिएगा क्या होता है वहां पे सर। दिस इज नॉट द एंड, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और तीसरी जो हम चीज करते हैं वो मिलिट्री एक्शन है, वो भी हमने करके दिखा दिए। अब तो हमारे इरादे स्पष्ट हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, मैं क्या कह सकता हूं, वो फिर देख नहीं रहे, आंखें खुली हैं पर देख नहीं पा रहे। और आतंकिस्तान आप ले लीजिएगा सर, आतंकिस्तान रुकेगा, डरेगा, कई बार सोचेगा, लेकिन ये जो जिहादी मुल्ला मुनीर है, पिंजड़े वाली मुनरिया, ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, पर मालूम है कि मुझे बहुत जोर की तमाचा पड़ने वाला है सर। एंड ही इज आइसोलेटेड पाकिस्तान। शुभंकर, आपको लगता है कि कुछ फिर से ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान? जब ऐसे मन से रक्षा मंत्री ने साफ तौर से कह दिया कि दोबारा हरकत किए तो फिर से घर में घुसकर मारेंगे, तो अब ऐसी हिम्मत कर सकता है या फिर ऐसे चोरी छुपे जो हरकतें करने की आदत है उसी पर रहेगा? देखिए, पाकिस्तान का, लक्ष्मण जी, काफी जमाने से एक स्टेटेड पोजीशन रही है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को सामने नहीं लाता। 1971 में उनको पता चल गया था कि उनकी आर्मी नाकाम है और किसी काम की नहीं है, तो उन्होंने एक नई अपनी फौज में एक विंग बनाई जिसको जिहादी विंग बोलते हैं।
ऑफिशियली वो कुछ नहीं बोलते, बट ये एक अनऑफिशियली आप ये मान के चलें कि जितने जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान आर्मी के सक्रिय सदस्य हैं, तो वो उनके थ्रू काम करते हैं। और पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है, कुत्ते की वो पूंछ है जो हमेशा कुछ ना कुछ हरकत करते रहेगी। और पाकिस्तान का पूरा एग्जिस्टेंस जो है जिहाद के नाम पर ही है। अगर आपको मतलब बड़ा पुराना 17 अप्रैल का मुनीर का मैं बयान याद दिलाऊं, वो बयान देने का मतलब क्या था? तो इस पाकिस्तान की तरफ से अगर आप उम्मीद करें कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव हिंदुस्तान के लिए होगा, तो ये कभी नहीं होने वाला है, सिवाय इसके कि कभी वो आपको ईद पे सेवइयां खिला देंगे, कभी वो आपके लिए आम भेज देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से कोई उम्मीद करने की जरूरत भी नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका पूरा एग्जिस्टेंस ही हिंदुस्तान के खिलाफत पे टिका हुआ है। आज अगर वो हिंदुस्तान के बरखिलाफ बात करना छोड़ देंगे तो उनके यहाँ ऐसा एक भी फैक्टर नहीं है जो उनके सारे सूबों को साथ में रख सके। बलूचिस्तान अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, सिंध में भयानक तरीके से वहां पे डिसकंटेंट और विद्रोह है, बिकॉज सिंध का सारा पानी पंजाब लेके बैठा हुआ है। अभी तो हमने इंडस का पानी रोका भी नहीं है और सिंध में पानी नहीं पहुंच रहा। सिंध के लोग वहां पे, अगर आपको ध्यान हो, एक हफ्ते पहले वीडियोस घूम रहे थे कि सिंध में सिंधु का पानी ही नहीं। तो जिस सिंधु नदी के नाम पे सिंध बना हुआ है, वहां तक सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंच रहा है, और जबकि अभी तक सिंधु नदी का पानी हमने एक बूंद भी नहीं रोका है। हम तो सिर्फ ईस्टर्न रिवर्स पे काम कर रहे हैं। तो पंजाब और सिंध के बीच की जो टसल है, पंजाब और बलूचिस्तान के बीच का जो टसल है, ये सारा ऐसे ऊपर सरफेस होके आएगा अगर वो भारत की बातें करना छोड़ देंगे। तो भारत विरोध और आतंकवाद, इसके अलावा, और पाकिस्तान के साथ उनकी किस्मत ऐसी अच्छी है कि जियोपॉलिटिकली वो इतने अच्छी जगह पे लोकेटेड है। आज आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने मुनीर को किसी और चीज के लिए नहीं बुलाया? ट्रंप को ईरान के अगेंस्ट मुनीर की जरूरत थी और ये कारण था कि मुनीर को पकड़ा गया। तो आपको मतलब ये बहुत ही पाकिस्तान एक बनिया मुल्क है, मतलब हालांकि कर्नल आसन सिंह साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया था कि वो बुला तो लिया मुनीर को, लेकिन इससे पाकिस्तान को और ज़्यादा उन्होंने बेइज्जती हो गई। वहाँ पे उनके कह सकते हैं कि एक राष्ट्र का दर्जा एक तरह से ख़त्म कर दिया सेना प्रमुख को जब बुला रहे तो। लेकिन आसन सिंह साहब, यहाँ से आपको क्या लगता है भारत और चीन के बीच रिश्ते कैसे रहने वाले हैं यहाँ से? देखिए, अभी ये जो जियो पॉलिटिकल फ्लक्स चल रहा है, ये इसमें कुछ मेरे लिए प्रिडिक्ट करना या किसी के लिए प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये अगले एक हफ्ते में शायद काफी आपको जो इराक इजराइल वाला जो कंटूर्स जो है वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। कौन सा रेजिम आता है, मेरा अपना गैस है कि वो रेजिम तो नहीं आएगी वापस, क्योंकि जो खमैनी है, अगर मान लीजिए वो मारा भी नहीं गया है और बंकर में ही, तो भी उसकी लीडरशिप की तो जो वो चमक थी वो चली गई ना। वो चमक कहिए या उसका जो वर्चस्व था वो चला गया। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान एज अ नेशन स्टेट खत्म हो गया है। नेशन क्यों? अगर आसिफ मुनीर से मिनरल्स के बारे में बातचीत की जा रही है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, ओवर द शोल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो आप समझ जाइए वो स्टेट तो नहीं रह गया सर। वो कौन सा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है? दूसरा, ऐसे स्टेट में जो बलूचीज का डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है, जो सिंधीज का डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है, उसका क्या होगा? तो जिस नेशन बिल्डिंग की वो बात कर रहा था मुनीर, तो नेशन बिल्डिंग तो हो ही नहीं सकता है ना सर। और मैं आपको बता रहा हूं कि उसका इंटरनल कोलैप्स से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है उसको। सबसे बड़ा सवाल है कि मान लीजिए वहां पे अभी इसने ऑफर करके आया है ये पूरा कि हमारे पास गोल्ड, कॉपर और ये क्या ये रेयर अर्थ हमारे पास है, आ जाओ। What happens to China-Pakistan economic corridor? उसका क्या होगा? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि भाई जो मेजर जो उसका कंपोनेंट है वो तो बलूचिस्तान में ही है ना। तो इसलिए मैं अभी मैं थोड़ा सेफ प्ले करूंगा, वरना मैं वेरी बोल्ड इन दीज मैटर्स। बट अभी मेरे से ये आप एक हफ्ते के बाद मुझसे ये सवाल शायद पूछेंगे
तो मैं आपको बिल्कुल मैं मे बी समवॉट एक्यूरेटली आई बी एबल टू कि ये पूरी दिशा किस तरफ जा रही है। लेकिन इतना जरूर है पॉइंट उठाया कर्नल साहब, आपने पॉइंट उठाया, उसी में एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि आपने जो ये कहा कि ये सारे मिनरल्स बलूचिस्तान में हैं और उसके लिए डील करके आने की तैयारी करके आ गए आसिम मुनीर साहब ट्रंप से, और अब देखें कि चीन ने बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया अपने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो जारी नहीं हो सका, कहीं ये सब इन सब की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है कि वहां ना निकल जाए हमें पाकिस्तान को अपने साथ? नहीं सर, ऐसा है कि पहले लड़ाइयां कोयला के ऊपर होती थी, ठीक है ना, कोयला के ऊपर, लोहा के ऊपर में, उसके बाद लड़ाइयां तेल के ऊपर होने लगी। अब जो युद्ध हो रहा है सर, वो हो रहा है रेयर अर्थ के ऊपर में। चाइना का मोनोपोली है रेयर अर्थ पे, माइनिंग में 90% है, उसके प्रोसेसिंग में 60% है सर। आप पर भी इम्पैक्ट हो रहा है। हम तो अखबारों में पढ़ते हैं मारुति ने अपना एक मॉडल जो है उसको बड़ा इफेक्ट हो रहा है उसको, क्योंकि मैग्नेट्स नहीं आ रहे हैं चाइना से। तो अमेरिकन ने कहा भाई कि अब हमको रेयर अर्थ तो चाहिए, हम ब्लैकमेल तो हो नहीं सकते चाइनीज से। तो अब जैसे हो यूक्रेन को रशिया से लड़वाओ या पाकिस्तान को ठोको, किसी तरीके से वल्नरेबल बना के उसको, मतलब उस पर कब्जा करो। चलिए, बहुत अच्छा। आपने एक्सप्लेन किया, समय चूंकि कम है तो आपको बीच में रोक रहा हूं मैं सर। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।